नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी 70वीं टारगेट यदि आपने लिया है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सबसे बड़ी रोल होता है। तो मैं 2024 का सबसे लेटेस्ट एडिशन बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र की इस किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कवर करा रहा हूँ, जो कि एकदम लेटेस्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साइंस में हमने अन्य विषयों का कवर करा दिया है। इस सेशन में हम बायोलॉजी का लेंगे और 38वीं से लेकर के यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से 38वीं से लेकर के 69 तक के सभी बायोलॉजी के प्रश्न को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना चक्र की किताब से आप जरूर वाकिफ होंगे, और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसका प्रीवियस ईयर देखना अवश्य ही महत्वपूर्ण होता है, और खास करके बीपीएससी का, क्योंकि सवाल इधर उधर ही घूमते हैं और साइंस में तो और घूमते हैं। और ये जो किताब घटना चक्र की है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए आज के सेशन में इस किताब को पढ़ते हैं। थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इससे पहले मैंने फिजिक्स को करा रखा है और केमिस्ट्री को भी करा रखा हूं, एक एक ही वीडियो में सारा समाप्त है। और अब हम चलते हैं बायोलॉजी पे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि सभी विषयों का इसी तरह अलग अलग सेपरेट एक एक वीडियो में लाऊंगा, जिसमें संपूर्ण घटना चक्र किताब को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो ये रहा बायोलॉजी। इसमें इस बार घटना चक्र ने एक अच्छा और काम किया है कि इसने टॉपिक को भी डिफाइन किया है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। तो ये जो टॉपिक है पहला जीव विज्ञान का, वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो इसमें पहला सवाल है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है वो किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो अध्ययन होता है वो मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम था। तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता का अध्ययन है, और इसको करा किसने था, मेंडल ने। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा सवाल, और ये सवाल है, ये रहा आपके सामने। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है पक्षियों से। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एक बात मैं और बता दूं कि बीपीएससी साइंस से लगभग 25 से 30 सवाल, कभी 28 सवाल, कभी 30 सवाल पूछता है। मैक्सिमम 30 सवाल, मिनिमम 25 सवाल, और उसके सवाल काफ़ी इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे इस बार ये पूछा तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछता है, खास करके विज्ञान की। तो विज्ञान में अगर आपको 28 से 30 स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे, और अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन है। क्लियर। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है जैव विकास। जैव विकास, इसका पहला सवाल है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन जो घटना है उसको दिया था एक महान विद्वान ह्यूगो डू ब्रिज ने, और इससे पहले इसके बारे में बताया था जो चार्ल्स डार्विन साहब थे, प्रकृतिवाद के सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने बताया जीवों में जो विविधता आई है, जो वेरिएशन आया है, वो कैसे कैसे आया है, और हम किस पीढ़ी से चलते चलते अपने इस पीढ़ी तक पहुँचे। वही यहाँ डिटेल्स में लिखा हुआ है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली प्रश्न पे, और ये आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। बिल्कुल। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो हुआ तो वो कब हुआ। तो आधुनिक खोज से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष हो चुका था, पहले ही हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो जो बीपीएससी के आंसर्स हैं उसमें ऐसे कोई आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए घटना चक्र ने स्टार लगा दिया है। तो बीपीएससी आजकल एक नया ऑप्शन देती है, लेकिन अब नहीं देती है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो जो कि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसे इस तरह से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं तीसरा प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। बिल्कुल, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो है कैमरोग्नान मनुष्य, कैमरोग्नान मनुष्य।
कैम्रोग्नॉन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा हुआ था। वह पाषाण युग में रहता था, अस्थि औजारों का उपयोग करता था, पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्त चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। अगला सवाल जो कि हम ले रहे हैं चौथा, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो विकास का सबसे बड़ा जो कारक है वो है प्राकृतिक, नेचर, आसपास की चीजें। अगला सवाल है विकास का कारण क्या है ना। विकास का मुख्य कारक पूछा और अगली बार पूछा विकास का कारण। तो पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन, यानी हमारे जो डेवलपमेंट है, हमसे पूर्वज कैसे थे, धीरे धीरे उस पीढ़ी दर पीढ़ी में जो डेवलपमेंट हुआ वो विकास का कारण है। यानी विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अवधियों को आनुवांशिक विविधताओं के अन्वयन क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज में और लेते हैं सवाल पहला, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। देखिए 2019 बीपीएससी 65 बैच में पूछा गया सिविल सर्विस में कि जहां जीव रहता है उस जगह को सटीक हम लोग कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास, जहां जीव रहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन है हैबिटेट, यानी कि आवास यानी रेसिडेंस। जीव विज्ञान की भाषा में उसे हैबिटेट इन्वायरमेंट की भाषा में हैबिटेट कहते हैं, हिंदी में हम आवास कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला सवाल है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मांस कहलाता है वो कहलाता है कार्निवोर। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोरा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऊर्ध्वपातन, ये केमिस्ट्री का वैसे सवाल है, पता नहीं घटना चक्र इसने बायोलॉजी में डाल दिया है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो कि ये रहा आपके सामने। तो सवाल लेने से पहले इस पे टॉपिक्स की बात करता है। तो घटना चक्र ने अपने टॉपिक्स किया है वर्ग की, तो अब जो भी सवाल होंगे वो वर्ग के होंगे, यानी कि टैक्सोनॉमी के होंगे। पहला सवाल है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहते हैं। कौन रहते हैं? शैवाल और कवक रहते हैं लाइकेन में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है कि पार्टनर के रूप में शैवाल के साथ लाइकेन रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। कौन से पौधे को? संवहनीय पौधे को चुनना है जो कि है फर्न। फर्न एक संवहनीय पौधा है। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों की को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगित उत्तक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पायरोगायरा निम्नलिखित में शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो स्पायरोगायरा जो है वो हरा शैवाल है। कैसा है? हरा शैवाल। स्पायरोगायरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजाति है। हरा है तो क्लोरोफिल होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड बात है पौधों में। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो शैवाल का जो उदाहरण है डाइटम जो है वो एक शैवाल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपीओ वाले में पूछा गया था 2005 में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है डाइटम एक एकल कोशिका वाले शैवाल है। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। यह पारदर्शी ओपिलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे ज्यादा जीव हैं तो आर्थ्रोपोडा में ही है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? यानी वह कौन सी जंतु है जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं होता है, विहीन होता है? और सही जवाब है वो आपका केचुआ। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है वह है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है।
कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तो कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। तो कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल अभाव होता है, इसलिए ये हरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसे पादप वर्ग में रखा गया, ये एक अच्छी बात है। अगला सवाल है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, म्यूटेलिज्म और दो और ऑप्शन है जो इधर होंगे, तो उसे हम लोग देखते हैं। और अगला ऑप्शन है कार्मेंसलिज्म और कन्वर्सन। तो इसका सही जवाब है म्यूटिलिज्म, म्यूटलिज्म। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटलिज्म कहते हैं। म्यूटलिज्म, म्यूट का मतलब मिलना, म्यूटेंट, म्यूटलिज्म। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। सही बात है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। नहीं, वे श्वास नहीं ले पाते हैं, वे सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मछलियां जो है वो जल में ही सांस ले पाती है, गलफर से। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में बाहर की तुलना में लगभग 0.09% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गल्फर एक गीले कागज की भांति काज करता है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गल्फरें आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं, गंध से पहचानते हैं। क्लियर है? तो मधुमक्खियां जो होती है एक दूसरे को गंध से पहचान लेती है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, बिल्कुल। डॉल्फिन जो है हमारे स्तनधारी में आता है ना, डॉल्फिन स्तनधारी में जीव आता है। चलिए, और जो हमारी गंगा की डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी हमें जरूर याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेढक और टोड निम्नलिखित में किस उभयचर के उदाहरण है? तो मेढक और टोड जो है अनुरा उभयचर के उदाहरण है। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनके अगले पाद पिछले पाद माने पैर की तुलना में लंबे होते हैं, जिनसे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो ये है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बिल्कुल, क्या होती है? द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, डायपोल्ड होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक दिया है घटना चक्र साहब ने, वो दिया है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ही ऊर्जागिरी शक्ति स्रोत कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप जीव जंतु कोशिकाओं के द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत है। हो सकता है आपसे पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव में पादप में जंतु कोशिकाओं के द्रव में बिखरे होते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु और नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। तो हो सकता है सवाल ये आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसके सारे डिटेल्स। कह रहा है विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर विषाणु इसका सही जवाब है। और सवाल जो था वो काफी ऑथेंटिक था कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वो उसका सही जवाब है विषाणु यानी कि वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो सेल में 80% से अधिक पदार्थ है, वो है जल। तो कोशिका सेल में 80% तक जल पाया जाता है।
निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो है कोशिका झिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता अगला टॉपिक है और उससे पूछे गए बीपीएससी के सारे प्रश्न ये आपके सामने है। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो आनुवांशिकता आनुवांशिकी जेनेटिक्स से संदर्भित करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पेज पर और लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृत के योग्य बनाता है? डीएनए आरएनए दोनों की उपस्थिति। तो क्लोरोप्लास्ट जो है का जो एक लक्षण है जो स्वयं में प्रतिकृति के युग बनता है, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने करी? ये अच्छा सवाल पूछा है। डीएनए की खोज जो करी थी उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो डीएनए, देखिए डीएनए एक होता है डीएनए की खोज, एक होता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखिए बहुत होशियार था एग्जामिनर, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने नहीं करी थी, लेकिन ऑप्शन दिया है। क्यों दिया है? देखिए डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करी थी वाटसन एवं क्रिक ने, लेकिन यहाँ जो पूछा है वो पूछा है कि डीएनए की खोज किसने करी। ठीक है, तो डीएनए की खोज करने तो मेंडल साहब ने डीएनए की, जॉनसन ने की, हरगिंद खुराना ने, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है कि किसने किया? तो फ्रेडरिक मेसर ने किया था, जो अभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, HHL फिल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल कुंडलीकार। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। तो फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। तो डीएनए की जो खोज करी थी वो थी फ्रेडरिक मेसर, यहाँ मिस्चर लिखा, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करी थी वाटसन एवं क्रिक ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो आनुवांशिक लक्षण को ले जाता है डीएनए भैया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। इसी के अंदर सारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो मम्मी पापा से बच्चों में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। तो कॉर्नवर्ग बनाया, किसने बनाया? कॉर्नवर्ग साहब ने बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा खोज करी थी? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक ने किया था। देखिए सवाल पूछ ही लिया। अगला टॉपिक है जैव उर्वरक और उसका पहला सवाल है कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो पहला सवाल कीट संवर्धन क्या है का सही जवाब है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो जिस विज्ञान में कीटों की वृद्धि करी जाती है उसे कहते हैं कीट संवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जान लिए क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ किसान का मित्र, ये सवाल पूछा हुआ है। केचुआ किसान का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो कैसे है केचुआ? क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है और फिर पीछे से निकालता है, तो मिट्टी जो होता है वो भुरभुरा हो जाता है, इसलिए उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। 7-8 के साइंस में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों की अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम, लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 2, यानी कि माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, ये है जैविक उर्वरक का सही उदाहरण। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन दीजिए, जिसमें
हम लोग यूरिया देते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, जिससे हमारा गेहूँ हरा भरा होता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कीटनाशी के प्रयोग से जो उन्नति होती है, क्या उन्नति होती है आप बताएं? कीटनाशी का जो प्रयोग है उससे हमें, सही बात है कि पैदावारी तो अच्छी हो जाती है, बिजनेस यानी कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी चेंजिंग आता है, पैसे हमें मिलते हैं, लेकिन सच मायने में ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। तो उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके भूमि पर अधिक फसल और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधन, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में मदद करती है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान। तो अगला टॉपिक है मानव शारीरिक की एवं क्रिया विज्ञान। कंकाल व मांसपेशी से सवाल है। पहला सवाल है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मुड़े जा सकते हैं वे क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज, कभी आपने मुर्गा खाया होगा तो उसका जो लेग पीस है उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे मुड़ता है उसको भी आप खा जाते हैं, वो कार्टिलेज है, जो आसानी से क्या होता है? मुड़ जाता है, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा कान है, जैसे ये कान और ये हमारा नाक भी है। तो अगला सवाल है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत पूछ रहा है तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन क्या है? गलत है। मांसपेशियां जोरों में काम करती है, बात सही है। सिकुड़ने और मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो गलत पूछा है तो गलत जवाब भी देंगे, ऑप्शन नहीं द करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। एसिन प्रोटीन होता है, एक्टिन लिखा, और मायोसिन प्रोटीन होता है। संकुचन प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो अब मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो भैया मानव शरीर के समस्त अंगों में ही पाई जाती है। तो बाल में भी होगा, नाक में भी होगा, फेफड़ा में होगा, अग्नाशय में होगा, तो ई सबसे एक से अधिक होगा। तो चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। लिख रहा है, उपकरण या उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित करती है, यानी ढकती है। तो उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीह, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, स्वेद, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आंख, कान में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है हाथ और पैर की हड्डियां, क्योंकि कुल 120 जो आपका हड्डी है, टोटल तो 206 है, और 206 हड्डियों में हमारे पास 120 टोटल हाथ पैरों की हड्डी। तो 206 में से 120 देखेंगे तो वो 50% प्लस हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मानव की जो हड्डियां हैं उसमें 50% हाथ और पैर का है, क्योंकि 30 इसमें 60, फिर 30 पैर में, इसमें 30 इस पैर में, तो 2 पैर हैं आपके पास लेफ्ट और राइट, तो 60 और 60 120 हड्डी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो वो होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डी की पूरी पढ़ाई होती है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ओरोलॉजी की बात कर रहा है जो पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी की बात कर रहा है जिसमें रुधिर, सीरम और वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के, जियोलॉजी और जूलॉजी दोनों में अलग अलग बात है। एक होता है जूलॉजी जिसमें जीव जंतु का अध्ययन होता है, एक होता है जियोलॉजी जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो उसमें निकलती है भैया 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी, यानी कि जो हमारा बैकबोन है उसके अंदर जो कुछ तंत्रिकाएं गई है वो तो टोटल 31 जोड़ी है, जो पीछे से ब्रेन में लॉक किया गया है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो होते हैं 20 दांत जो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल 29 हड्डियां होती है, जो कि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक वयस्क मानव की कंकाल में औसतन कुल हड्डियां 206 होती है, जबकि ये खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। ठीक है, ये जो चेहरा देख रहे हैं इसमें 14 होता है, इसलिए कहता है 14 ही का चांद। तो 14 हड्डी इसमें होता है। कान में 3 इसमें, 3 इसमें, 6, तो 14 6 20 है ना। उसके बाद 8 हड्डी होती है, ये क्रेनियन की हड्डी, तो 20 और 18 28,
और एक हड्डी होती है हाइड बोन, जो फांसी देने पे टूटता है तो आप मर जाते हैं हम सब। तो कुल मिला के 29 हड्डियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, हाँ बिल्कुल, खोखली होती है, संधि होती है, ठोस होती है। बिल्कुल सही जवाब, ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है, बिल्कुल 20 वर्ष की आयु में जो मानव की शरीर की हड्डियां होती है, चूंकि 18-20 साल के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो निहायती बात है वो 206 हड्डी होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी मारिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी अंग नहीं है तो सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक जो है वो अवशोषी अंग नहीं है, वो किसी चीज का अवशोषण नहीं करता है। आगे बढ़िए। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, बिल्कुल, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कंडरा यानी कि टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं कंडरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है, तो कंधे पर पाया जाने वाला जोर जो होता है वो हमारे नितंब में भी पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो हमारा वो है त्वचा। हमारा जो शरीर है उसका सबसे बड़ा भाग है त्वचा, जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेपिडस है एक, बिल्कुल है, एक मांसपेशियां है। स्टेपी नामक हड्डी में स्टेपिडस नामक मांसपेशियां लगती है, जो हमारे कानों में होती है। सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी मांसपेशियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं, पाचन तंत्र से है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचय लिखना चाहिए, चयापचय लिखा था, उपापचय यानी अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन का जो नियंत्रण करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए, इंसुलिन निकलता कहाँ से? तो अग्नाशय से। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमों में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, बिल्कुल, कहाँ जमा होती है? ग्लाइकोजेन में। कहाँ जमा होती है? ग्लाइकोजेन में। आंत ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत ज्वार रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए, इसे देखने के लिए और भी ऑप्शन देखना होगा हमें, और वो है आंत को ही प्रभावित करते हैं। आंत ज्वार नाम ही है तो आंत को प्रभावित करेगा। टाइफाइड, हैजा आंत, टीबी, प्लेग, निमोनिया फेफड़ा, टिटनेस कोट तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया काली खांसी श्वास नली को प्रभावित करता है, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? डी, यकृत होता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, बिल्कुल, अग्नाशय। एंजाइम में जो लाइपेज निकलता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन LAT, जो भोजन के किसी भी तत्व को पचाने की ताकत रखता है, वो हमारे अग्नाशय से निकलता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीन है। जैसे हमारे किचन में मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, उसी तरह 3-4 मसाले जैसे किचन में होते हैं, हमारे पेट में भी है। आप कुछ भी खाते हैं तो अग्नाशय उस 3 एंजाइम को छोड़ता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है ना, तो वो लार ग्रंथि से निकलता है, टाइलिन डायस्टेज। तो चलिए उसे देखते हैं। ऑप्शन सी डी पे दिया होगा, एमाइलेज दिया हुआ, ऑप्शन सी है एमाइलेज। तो एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम और विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार होता है। एमाइलेज सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? करवाहट कहता है। तो जो अगला भाग है दोस्त, वो मीठा है, जस्ट उसके पीछे करवा है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि पीछे का भाग यानी कि सी। तो आगे मीठा, जस्ट पीछे ये क्या है? करवा यानी कि करवाहट, और फिर एक बाएं एक दाएं, बीच का बाएं बीच का दाएं। एकदम सेंटर जो होगा वो स्वादहीन होता है, वहां पर आप किसी स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इस साइड जाएंगे, राइट साइड में किनारे जाएंगे तो खट्टा, लेफ्ट साइड में किनारे जाएंगे तो वो करवा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी के रूप में कार्य करता है? बहुत अच्छा सवाल है। अग्नाशय जो है वो दोनों के रूप में काम करता है, बहिर्स्रावी में भी और अंतःस्रावी में, यानी रक्त के साथ भी नियमित रूप से शर्करा को विनियमित करता है और साथ ही साथ पाचन तंत्र में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन से जीव का स्वाद नहीं है? जीव का स्वाद नहीं है हमसे पूछा है, तो सही जवाब क्या होगा? देखिए, मीठा तो जीव का स्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कड़वा भी है, नमकीन भी हमारा जीव लेता है, मसालेदार ये कोई चीज नहीं है, मसालेदार का कोई स्वाद नहीं लेता। उमामी, उसके बाद खट्टा तो लेता ही लेता है, तीखा ये नहीं लेता है। तो 4 और 7 नहीं लेता है, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, 4 और 7 नहीं लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने, विटामिन एवं पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, ये पूछा है। तो चावल जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कहीं कोई 3-5 नहीं है। मानव शरीर में होता है, बिल्कुल होता है, 70% लगभग पानी होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा जो है विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, B3। कोबलामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है कोबलामीन। बहुत ही अच्छा सवाल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलामीन। यह डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं वो है विटामिन के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विश्व का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के वही है, प्रतिस्कंदक के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गे कैल्सियोफेरॉल कहते हैं? कैल्सियोफेरॉल कहते हैं, यानी कि कैल्शियम है। विटामिन डी में होता है, लेकिन डी का कौन सा पार्ट है? तो D2 होता है। थोड़ा सा डीपली सवाल पूछा, डी होना चाहिए कैल्सियोफेरॉल। विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो सूरज की रोशनी से भी मिलता है विटामिन डी, जिससे रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है आपको। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बिल्कुल, यकृत में, यानी कि लिवर में। विटामिन ए कहाँ होता है? लिवर में, यानी यकृत में। तो मानव शरीर में विटामिन ए की कमी, ए जो है वो संचित होती है हमारे कहाँ पर? लिवर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिना यानी कि विटामिन ए की कमी से हमारा आंख खराब हो जाता है। तो इसका अच्छा स्रोत है गाजर, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर इत्यादि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, हाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है, बहुत खचरा आयोग है। टेकोफेरॉल, बेरी ये सही नहीं है। रेटिनॉल, जीरोप्थेलिमिया, तो रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलिमिया रोग होता है। साइनोकोबलामिन विटामिन B12 की कमी से रक्त लापता, तथा विटामिन डी कैल्सियोफेरॉल D3 तथा आर्गे कैल्सियोफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, यानी विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग। तो टेकोफेरॉल ये सही नहीं है, गलत है ना। विटामिन ए की जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? फिर पूछ रहा है सही सुमेलन नहीं है। तो विटामिन बी, ए, संतरा ये बिल्कुल गलत है। विटामिन डी ये भी गलत है। विटामिन ई, गेहूं, तो पूरा का पूरा माहौल खराब है। तो ऑप्शन ई पे चलते हैं और डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं कांड युक्त तेल विटामिन डी के स्रोत है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं, अंकुर तेल और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है तथा संतरा से विटामिन सी मिलता है और विटामिन B1 भी बहुत मात्रा में मिलता है। अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 है ना, कोबलामीन जिसे कहते हैं, साइनोकोबलामीन, इसीलिए कोबाल्ट 60 पाया जाता है, जो कैंसर के इलाज में आता है, विटामिन B12 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, जो रहा ये आपके सामने। विटामिन सी की कमी से होता है, बिल्कुल, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड तथा इसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, यहाँ पे साफ लिखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। अधिकतम एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया
की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। तो एंजाइम देने से हमारा जो पाचन क्रिया या जैविक प्रक्रिया है, बॉडी सिस्टम का जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसे कहते हैं विटामिन सी। खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल यानी कि एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। दूध का किसका घटिया स्रोत? दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। यानी दूध जो है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये पूछने का अजीब तरीका है भाई। घटिया स्रोत है मतलब स्रोत नहीं है, यानी कि किस में विटामिन सी किस में नहीं मिलता है? दूध में नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित? अच्छा, सही पूछा है, पहली बार इसने सही पूछा है। तो स्कर्बिक थायमिन, ये तो बिल्कुल गलत पूछा है। ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विनोन, बिल्कुल सही जवाब। मलेरिया का जो रोग है वो उसका क्लोरोक्विनोन दवा से ही उसका इलाज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। निम्न में सबसे मीठी चीनी है? बिल्कुल है, सबसे मीठी चीनी जो है वो है फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फल, शहद, कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अनुसूत्र है C6H12O6 होता है। यह प्रकृतिक में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठी है फ्रक्टोज। तो आपने अभी अभी देखा, क्वेश्चन रिपीट हुआ 2020 का 2004 से, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, खास करके साइंस की बात कर रहे हैं तो। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण से होती है? थायराइड ग्रंथि आपकी खराब होती है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से आपको घेगा रोग होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारा खराब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए उपलब्ध है? बिल्कुल, गाजर में उपलब्ध है। गाजर खाइए हुमच के। तो भगवान को मालूम था गाजर नहीं मिलेगा, तो उन्होंने सरस्वती पूजा में माता सरस्वती के लिए गाजर की चीज़ें कराई, जिसमें जो भी गरीब लोग हैं कम से कम साल में एक बार गाजर जरूर खा लेते हैं। तो जिन्हें मिलता है वो तो जरूर खाइए। और विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त होता है, जो कि भरपूर मात्रा में गाजर में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। अभी हमने जैसे ही अभी तुरंत हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? खमीर का उत्पादन जो है वो खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। खमीर यानी ईस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती? पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नीह श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है? तो नीह श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार, सांस लेना और छोड़ना, श्वसन, नीह श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण में प्रदूषक के रूप में मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओजोन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आंखों की पुतलियां, अरे भैया बहुत सारा ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट। और उपयुक्त में से तीनों एक साथ मौजूद हो, यानी कि तीनों चेक करने के बाद डॉक्टर को लगता है कि अब व्यक्ति मृत हो गया, यानी नाड़ी बंद हो जाए, हृदय गति रुक जाए, आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाए तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना दे। अगला सवाल है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व है वायु प्रदूषक। निमोनिया एक संक्रमण है? बिल्कुल है। तो तंत्रिका का है, रक्त का है, त्वचा का है, फेफड़ा का है। निमोनिया जो रोग है वो फेफड़ा का है। टीबी, निमोनिया और हमारा जो कोरोना वायरस था वो सारे फेफड़ा का रोग है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पैरों के नीचे ना सोएं, क्योंकि पैर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खराब पदार्थ है जो हमारे बॉडी से मुक्त होता है, और यदि पैरों को नीचे सो गए तो हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, जो हमारे बॉडी के लिए ठीक
नहीं है, इसलिए रात के समय पैरों के पास सोने की सलाह नहीं दी जाती है। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, देखिए फिर से पूछ लिया, चपटा होता है। स्तनधारी की बात कर रहा है, चपटा होता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पर्दों में CO2 का निष्पादन होता है? तो एरोबिक श्वसन के दौरान जो है कितने पदों में होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 3 अलग अलग चरणों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार है। तो स्टाइल ए निर्माण के समय, क्रेब्स चक्र में अल्फा और क्रेब्स चक्र में ही सिस्निक अम्ल के निर्माण के समय होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सॉरी, ऑप्शन यहाँ गलत प्रिंट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 3 चरण होता है, 3 पदों में होता है। आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या है? तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी भी है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो श्वेत रक्त है, जिसे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होती है, बिल्कुल होती है, 5 से 6 लीटर होता है, या उसके कुल भार का 70% हो सकता है। क्लियर है? या 1/13वां भाग भी उन्हें कहते हैं। तो 7 से 8% जो मात्रा होता है उसके। तो देखिए डिटेल्स में लिखा है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों को में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भैया? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में जाता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो वो रोकता है हृदय के वाल्व। यानी हृदय जब से स्पंद करते हैं तो धड़कन जब ऐसे ऐसे करती है तो ब्लड फायर होता है। हो सकता है ना कि ब्लड आगे जाए और पीछे भी आ जाए, तो पीछे ना, इसलिए वाल्व लगाया जाता है। वाल्व का काम ही होता है जो चीज आ गया उसको नीचे जाने नहीं दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। आधन यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। तो RH फैक्टर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रक्त वो भी सुसंगत होना चाहिए, तभी आप वहाँ आदान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो सिर्फ गैनोमीटर जो है रक्त का दाब मापक है, जो 120/80 होना चाहिए, है ना। चलिए, ब्लड प्रेशर। मनुष्य शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई मार के निकल जाइए, लाल अस्थि मज्जा। ब्लड का निर्माण RBC। निम्न कौन से रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में मदद करता है हमारा एरिथ्रोसाइट, है ना, एरिथ्रोसाइट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था, बिल्कुल डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, हृदय का ट्रांसप्लांट किया था, दक्षिण अफ्रीका का। सर्वदाता वर्ग कहा जाता है O को, और सर्वग्राही कहा जाता है AB को। AB जिनका है वो किसी से भी ले सकते हैं, और जो A है जो O है वो सबको दे सकता है। तो सर्वग्राही और सर्वदाता 2 चीजें पूछी जाती है। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, AB है, जो सबका स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और सबको बांट सकता है, यूनिवर्सल डोनर वो O है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB होता है। ये सार्वभौमिक दाता O निगेटिव है। चलिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में होती है लोहा। मायोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा धातु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, और इस सवाल ये रहा आपके सामने। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलाइसिस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस होती है, वैसे हमारी किडनी डायलिसिस ही करती है। निम्न में किसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है? इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लैक्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टिक
जो होता है वो वसा अवशोषण के संबंध से होता है। लैक्टियल है, एक होता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दूध से होता है, इसलिए ऑप्शन ए में दूध दिया है ताकि आप गलती से मार दें, लेकिन एक्चुअली में ये पूछा है लैक्टिक अम्ल नहीं पूछा है, लैक्टियल पूछा है, जो वसा अवशोषण के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए एग्जामिनर होशियार होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो वो है भैया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक तरह का हमारा बॉडी का एंटीबॉडी है, जो शरीर में कोई भी रोग घुसता है तो उसे लड़ता है। इसलिए जब एड्स की बीमारी होती है दोस्त, तो एड्स क्या करता है, एड्स का जो वायरस होता है HIV, वो लिम्फोसाइट को ही मार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है। ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है उत्सर्जन से टॉपिक से, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो वो होता है 1200 सीसी से। 1200 सीसी से। आगे बढ़िए। मानव शरीर निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? तो वो होती है हमारी ये किडनी होती है, जिसे अधिवृक्क के ऊपर लगा रहता है, सॉरी किडनी के ऊपर लगा रहता है, जिसे अधिवृक्क कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो दोनों किडनियों पे रहता है, तो जोड़े में होते हैं। मानव गुर्दों में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो मानव गुर्दा यानी किडनी में होता है नेफ्रॉन इकाई। चलिए काफी घुमा के सवाल पूछता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। और अगला जो टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। तो चलिए देखते हैं इसे सवाल क्या है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में किसकी निगरानी के उपयोग के लिए होता है? तो भैया ब्रेन के लिए होता है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे अपन कहते हैं ECG, जो हार्ट के लिए होता है। चलिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण क्या है? तो मांसपेशी में अगर आपको दर्द है तो इंफ्रारेड से आपका दर्द खत्म हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। निम्न में कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहते हैं? तो तीसरी आंख कहते हैं, ये जो ग्रंथि है उसका नाम है पिनियल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड्स। अत्यंत मस्तिष्क के पास यहाँ से होते हैं पिनियल ग्लैंड्स। पिनियल ग्लैंड्स काफी महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानिए। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड्स को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम कोनेरियम और एपिफाइसिस भी है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो कि शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अभी मेलाटोनिन हार्मोन जो है वही आपको नींद लाता है। जैसे जब अपन मोबाइल देखते हैं तो यहाँ ये एक्टिव होता है और मोबाइल की लाइट पड़ती है, जिससे यह काम नहीं करता है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आता है। इसलिए अंधेरे में आदमी को नींद आता है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन अच्छा वर्क करता है अंधेरों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा हार्मोन है? अच्छा, तो हार्मोन पूछा है तो इंसुलिन एक हार्मोन ही है। आगे बढ़िए। निम्न में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रवण करता है? तो ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालता है, चाहे गाय भैंस की महिलाएं हो यानी कि फीमेल हो, चाहे स्त्री हो, उसके स्तन से यदि दूध नहीं आती है तो उसे एक हार्मोन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। वैसे ईश्वर ने मानव के महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑलरेडी दिया है, लेकिन इसकी कमी हो जाती है तो दूध नहीं निकल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को में आयोडीन मिले होता है? तो आयोडीन जो मिला होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन में मिला होता है, थायरोक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहा ये आपके सामने। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, बिल्कुल स्थित होता है, मस्तिष्क में होता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में कौन सा है? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है भैया? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कितना बार पूछोगे भाई? और शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस पे होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6 और केल्विन पे होता है 310। तो ये भी याद रखिए, आपसे पूछ लेगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है?
यानी कि एंटी रिएक्शन क्रियाओं का जो केंद्र है वो है कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर से ब्रेन में लॉक है, जो 31 जोड़ा है, वही है हमारे रिएक्शन असिस्टेंट। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH है। TSH थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि में होता है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, बिल्कुल मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगे बढ़िए और लेते हैं अगला सवाल, जो कि है जनन एवं भ्रूणीय विकास से। चलिए देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, जो पराध्वनि तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं गांव घर में। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, और एंड्रोजन जो है वो उसका हार्मोन है, महिला का ही है। और जो ऑक्सीटोसिन है वो भी महिलाओं में ही होते हैं। इंसुलिन तो महिला पुरुष सब में होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए और चलते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है ये पूछा है, तो बीज में मिलता है भ्रूण। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीवन यानी जीन के मिश्रण से, सफलिंग्स ऑफ जीन्स। आगे बढ़ते हैं। पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण से सवाल है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल होता है, तो कुछ कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो उपोत्पाद है भैया ऑक्सीजन यानी O2, जिसकी पौधों को कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमें है, और हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाक से, उसकी जरूरत पौधों को है। तो हम हैं तो तुम हो तो हम हैं। यदि पौधा खत्म तो हमारा जीवन खत्म, और हमारा जीवन खत्म तो पौधा खत्म, इसलिए दोनों को जिंदा रहना जरूरी है। तो अगला सवाल, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी को एडेनिन ट्राइफॉस्फेट नामक सिस्टम में बदलता है क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी क्लोरोफिल का घटक नहीं है? अच्छा नहीं है, पूछा है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन नहीं है दोस्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं ऑस्मोसिस रिवर्स यानी कि परासरण। चलिए आगे बढ़िए। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो वो है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, बिल्कुल। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसाइजेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा अंग्रेजी में लिख दे रहा है, देख रहे हैं। अच्छा ये भी याद रखेगा, C6CO2 + 12H2O, और प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित में होता है, तो निकलता है ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 + 6H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो ये जो करता है वो लाल और नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो वो है पादप कार्य की। क्लियर, प्लांट फिजियोलॉजी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्लोरोप्लास्ट यह सही जवाब होगा। चलिए, पौधों में प्रतिदीप्त कालीनता की खोज करने वाले हैं, कौन है? गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, पादप पोषण। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जड़ नहीं है, तना है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। वही जो आप गिद्धो गिद्धो कहते हैं, गोल गोल सा, घुंघरा घुंघरा। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागन का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी परागन जो है पराग कोश से निकलकर, है ना, पराग कोश से निकलकर उसी पौधे के केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होता है। परागन में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं।
चलिए, पादप कली है, बिल्कुल है। एक भुर्नीय टहनी है पादप कली। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं भैया? लवणोद्भिद हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हेलोफाइट। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? देखिए यही सवाल रिपीट हुआ है, लवणोद्भिद, हेलोफाइटा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? स्टेम यानी कि तने को संशोधित किया, तो वो है अदरक। पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है दोस्त? तो मृदा से, मृदा से करता है। जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने करी थी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहा आपके सामने। समवहनीय वेसिकुलर यानी कि पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो डी, जाइलम टिश्यू से। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो थोड़ा सा ऊट पटांग सवाल लग रहा है। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। किससे? बीजों से और तना कट से, तो दोनों से मिल सकता है, ऑप्शन सी। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीट भक्षी पौधे जो है वो नाइट्रोजन की कमी से उग जाते हैं, ये कारण है। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो है लेग हीमोग्लोबिन। कौन है भैया? लेग हीमोग्लोबिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प यानी कि फूल। आगे बढ़ते हैं, पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो सब चीज में मदद करता है भैया पौधे का तना, आकार देने में, सांस लेने में, पत्ती मदद करती है, भोजन के भंडारण में करता है मदद। तो इसलिए ऑप्शन ई, एक से अधिक। तना काट आम तौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। गन्ना में तना काट लेते हैं हम। मटर पौधा है? बिल्कुल है, मटर पौधा तो है, लेकिन वो है क्या? तो वो साग है। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है, ये रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख जातियां हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? स्टोमाटा में होते हैं। जो कोशिकाओं में पानी की मात्रा होती है उसमें होता है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। दिन के समय अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें रक्षक कोशिका फूल जाती है। परिणामतः रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती है। परिणाम स्वतः छिद्र बंद हो जाता है। तो छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? फिर से हमसे पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये सही नहीं है, ऑप्शन ये गलत है, तो गलत का जवाब देंगे। सक्शंस फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। लीची का खाद्य भाग है एरिल। चलिए आगे बढ़िए। अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इसी को अंग्रेजी में नोड और इंटरनोड कहते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सूखे। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, बिल्कुल है। ऑस्मोटिक दबाव है, यानी ऑस्मोसिस प्रेशर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। संवेदनशील पौधे मीमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सिस्मोनेसिस्ट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी मारेंगे। यहां देखिए सिस्मोनेस्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक लेते हैं पादप जनन। तो निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब झूठा फल है, एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल वही है जो अंडाशय में होता है, और जो अंडाशय से बाहर निकल जाता है उसे सच्चा फल नहीं, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। चलिए, वो पुष्पासन में होता है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं अनावृत बीजी, जिसमें बीज नहीं होता है। अनावृत बीजी पौधे होते हैं
ये जिम्नोस्पर्म कहते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, जिसे अंग्रेजी में आप फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। फूल डैश फल बनता है, तो फूल का डैश फल बनता है, तो वो बनता है अंडाशय। क्या बनता है? अंडाशय। आर्थिक महत्व, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो हमारा फूल की कली है। लौंग क्या है? फूल की कली है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से, क्योंकि लौंग हमारा कली है। लौंग हमारा कली है। करकुमा लौंग यानी कुरकुमा लौंग कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो वो है हल्दी। कुरकुमीन पाया जाता है, हल्दी अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें त्वचा के इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए बिया में उठकन लगाया जाता है। इलुनिन प्राप्त होता है, इलुनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है एस्पिरिन, जो दवा बनती है बुखार की। एस्पिरिन है एक एंटीपायरेटिक दवा है, बुखार की है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया का वृक्ष है, सबसे लंबा है। आगे बढ़ते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? बिल्कुल है, राना टाइग्रीना। द्विपद, राना टिग्रेना द्विपद है। मेढक का नाम है राना टिग्रेना, वैज्ञानिक नाम। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? भाई सोयाबीन में होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। 1 का 2 में मिलेगा लीनेन। लीनेन जो होता है वो सन का पौधा है। चलिए, उसके बाद जॉट कायर जो नारियल का पौधा है। मोहयार, मोहयार है अंगोरा बकरी, और डाउन है बत्तख और ग्रीज के पंख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। रोग एवं उपचार टॉपिक से विषाणु जनित रोग है। एड्स निम्न में कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। वायरस, जिस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV द्वारा होने वाले रोग हैं एड्स। देखिए, सेम सवाल को रिपीट करके उलाट देता है, इसलिए मैं कहता हूं BPSC का आप एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर देखिए, और खास करके साइंस का तो जरूर देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, कहानी खत्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म, और HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस। संक्रामक रोग से का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है दोस्त भक्षी। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी, जिसे मक्खी या भक्षी भी कहते हैं। चलिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो जो कोविड टीकाएं हैं वो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, इसके लिए हम लोग डिटेल्स देखते हैं। और डिटेल्स में क्या लिखता है देखिए यहाँ। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है। विदित हो कि कोविड टीकों में स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना मैसेंजर RNA होता है। जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो मैसेंजर RNA व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कोविड-19 के समान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। आगे बढ़िए। जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल रोग जो है वो है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। कौन एंटीबायोटिक है भैया? और सारा एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, सल्फाडाइजिन है, ये सारे हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 120 दिन, सॉरी माफ कीजिएगा 180 दिन, 30 से 180 दिन होता है। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। किसके उदाहरण है? टाइफाइड और कोलेरा जो है वो उदाहरण है हमारे किस रोग के? तो हाइजा या टाइफाइड जो है या कोलेरा है, ये जलजन्य रोग है भैया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हैं हमारे जलजन्य रोग। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, जो खास करके किस किस बीमारी के लिए? क्षय रोग के लिए यानी TB के लिए यूज करते हैं हम लोग BCG का टीका। क्षय रोग यानी TB रोग। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, बिल्कुल है, बैक्टीरिया है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। उस रोग का नाम है भैया क्षय रोग यानी कि TB। आगे बढ़िए। कवक जनित रोग देखते हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं, बिल्कुल है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। जीवाणु भी हैं, वायरस भी हैं, कवक भी हैं। चलिए आगे बढ़िए। अन्य परजीवी रोग भी देख लेते हैं। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेस ने से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोन पर। वाह, क्या सवाल पूछा है भाई BPSC ने। आगे बढ़ते हैं।
मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय का क्या प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल कैंसर हो जाएगा भाई, धूप से जलन होगा, सनबर्ग होगा, कैंसर हो सकता है ना? तो 1 भी होगा, 3 भी होगा और मोतियाबिंद भी हो सकता है और त्वचा को नुकसान हो सकता है, यानी सब हो सकता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इनमें से सभी। हिंतजन्य असंक्रामक एवं अन्य रोग, शरीर में लोहा की कमी से होने वाले रोग कौन सा है भैया? तो ये हो जाएगा रक्त लापता यानी एनीमिया जिसे कहते हैं, यानी खून की कमी। ओकोजिन से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, कर्क रोग से ओकोजिन संबंधित है भैया। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं कोबाल्ट 60 और P32 यानी कि फास्फोरस 32। ये दोनों यूज होते हैं रक्त के कैंसर के इलाज में, इसलिए ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। चलिए आगे बढ़िए। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनिक विकिरण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आयनिक विकिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल और केवल होता है एक्स क्रोमोसोम, और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो 50% केस में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है एक्स क्रोमोसोम को, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस का शिकार ज़्यादातर पुरुष होते हैं दोस्त। मलेरिया में कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया बुखार मच्छर से फैलने वाला संक्रमण रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मतलब मादा, मादा मतलब फीमेल, जो भी होता है सब फीमेल के कारण से होता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम कहते हैं। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु आपके शरीर में वो घुसा देती है और जो घुसाती है उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ट्रेकोमा रोग से संबंध है, किससे संबंध है? आंख से। ट्रेकोमा रोग कहाँ होता है? आंख में। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो हमसे सही पूछा है तो सही है केवल 3 और 4, डिस्पीनिया सांस की तकलीफ और एनोसोमिया गंध की आंशिक और पूर्ण हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें भैया? सही। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलिया, टेनिया सिग्नाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाए तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस एनसीसी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी से सवाल है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है? बिल्कुल है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है भैया। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है ये हमसे पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र का, रेडियो तरंग का, एक्स किरणें का, गामा किरणें का। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स एमआरआई के बारे में। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पूछ रहा है आपसे। तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई एक चिकित्सा प्रतिबंधन तकनीक है जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरणें दोनों ही उच्च प्रवृत्ति के आयनीकरण विकिरण है, जिसका अर्थ है इन दोनों में से किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो अल्ट्रासाउंड एवं एमआरआई इन दोनों ही तकनीक में किसी आयनीकरण विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब किसी भी गामा और एक्स किरणें का यूज एमआरआई में नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय का होता है, चुंबक का होता है, रेडियो तरंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि है कौन कौन? तो इसमें से लगभग है क्लोरोमेफिनोकॉल, ये तो है ही। प्रतिजैविक में आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में होता है। सल्फागुआनिडीन ये भी है। ओके, तो एक से अधिक विकल्प सही होगा। क्वानिन है, क्लोरोफिनकॉल है, तो ऑप्शन इज द सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत करी थी? तो ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने करी थी टीका की शुरुआत, एडवर्ड जेनर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन है ना, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैस होते हैं। तो फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, प्राकृतिक रूप से फल को एथिलीन हार्मोन पकाता है और कृत्रिम रूप से पकाता है एसिटिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन संश्लेषण, जेनेटिक संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को प्रोत्साहित किया गया था। डैश के अभ्यास से जानवर के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्लोन तैयार करते हैं, कॉपी करते हैं। किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षा स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण, गुणसूत्र का चलना, जीनोम का चलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसके लिए डिटेल्स हमें देखना पड़ेगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को मानचित्रण कहलाती है। इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वेक्टर टीके जो होते हैं वो काम करते हैं शरीर में रोगाणुजनक पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अब ये है विविध। चलिए विविध में क्या क्या पूछा है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? वाह, चार्ल्स डार्विन साहब ने लिखा, काफी अच्छा सवाल है। और चार्ल्स डार्विन साहब ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की लिखी, साथ में साथ इन्होंने प्राकृतिकवाद या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी दिया। तो द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूछ सकता है आपसे किसने दिया। उस क्लिनिकली परीक्षण का नाम बताइए जिससे ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये काफी लेटेस्ट सवाल था क्योंकि कोरोना वायरस था। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन। तो तीनों को जानिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है गैम्बूसिया। तो डिटेल पढ़ लीजिए। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण के लिए जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। अंगारा ऊन किससे निकाला जाता है? तो निकाला जाता है खरगोश से। खरगोश ऊन अंगारा खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगारा बकरे से मोहियर प्राप्त होती है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्बिट कार्लसन को दिया गया। भाई कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, तो वर्ल्ड डायबिटीज दिवस। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके द्वारा प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? आह्वान है HIV एड्स के लिए। आह्वान की शुरुआत हुई 2003 में। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, तो सेल्सियस पे पूछ रहा है, तो सेल्सियस पे होता है 36.9 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीजिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? भैया हमें द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि मांसाहारी हैं। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? भेड़ों से बनता है भाई। चेचक का टीका किससे बनता है? भेड़ों से बनता है। आगे बढ़िए फटाफट। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 1 साल में दे सकते हैं। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक रूप है? तो ये है भैया ऑक्सैलिक अम्ल का। और खट्टे फलों में है एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल है। किसमें पाया जाता है पता है? टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र COOH, क्लियर है। और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। चलिए, खट्टे फलों में होता है एसिटिक अम्ल। प्रोटिस्ट समूह निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? प्रोटिस्टा समूह निम्नलिखित में से कौन शामिल है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो है वो शामिल है। तो दोस्तों ये था बायोलॉजी BPSC घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। बायोलॉजी का एक ही वीडियो में मैंने पूरा समेट दिया, 38वीं से लेके 69 तक, जो कि 70वीं BPSC के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। यदि आप इसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और इसके अलावा हमने फिजिक्स
ये जो किताबें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है बीपीएससी का, आपने कभी ना कभी इसे भेंट किया ही होगा। और इसके मैंने फिजिक्स करा दिया, इसका मैंने केमिस्ट्री करा दिया और बायोलॉजी भी करा दिया। तो तीनों सेगमेंट कंप्लीट हुआ हमारा साइंस का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों सीरीज को देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि जो साइंस के जो सवाल आते हैं बीपीएससी में वो लगभग 25 से 30 के बीच होता है रेंज में। तो मैं गारंटी देता हूँ यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को खाली कर लेंगे ना, तो अगर 30 सवाल पूछा है तो 28 सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का ये नियम है कि आसपास घुमा फिरा के ही पूछता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेशन 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आप अच्छा रिस्पॉन्स पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके नोटिफिकेशन में मिलता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।